हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे समकालीन हिंदी साहित्य के ऊपर, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब भी हम समकालीन हिंदी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो तरीके की बातें आती हैं। पहला कि समकालीन का अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है, और दूसरा कि इसका समय कब से कब तक माना जाए। तो खास तौर से समकालीन का अर्थ लगाया जाता है वर्तमान समय से या फिर जिस समय में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उससे। यानी कि देखा जाए तो जब से हमारा जन्म हुआ है और हम चेतना से युक्त हुए हैं, चीज़ों को जानना समझना शुरू किए हैं, तो उस समय जितने भी साहित्य लिखे गए थे और वर्तमान समय में जो लिखे जा रहे हैं, ये सब हमारे समकालीन में आएँगे। तो इसकी समय सीमा को लेकर आलोचकों में भी मतभेद रहा है। आमतौर पर एक सहमति बनी है कि सन 1960 के बाद का जो साहित्य लिखा गया है, उसे हम समकालीन साहित्य मान सकते हैं। तो इस लेक्चर में आप देखेंगे कि जितनी भी बातें हुई हैं, सब 1960 ईस्वी के बाद हुई। कई बार इसी को दूसरे शब्दावली में साठोत्तरी भी कहा जाता है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि समकालीन हिंदी साहित्य खासतौर से नाटक, उपन्यास, निबंध और कहानी के क्षेत्र में कौन-कौन से लेखन हुए हैं और उनके केंद्र में कौन-सी प्रवृत्ति रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम समकालीन नाटक के ऊपर। 1960 के बाद नाटक अन्य विधाओं की अपेक्षाकृत कम ही लिखे गए। जितने धड़ल्ले से उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि लिखे गए, उसके बरक्स जो नाटक है, वो कम लिखे गए। इसीलिए जब भी आप वन लाइनर किताबों को पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, नगेंद्र का या फिर जो भी वर्तमान समय तक इतिहास ग्रंथ तथ्यों को समेटे हैं, तो उसमें देखेंगे कि नाटक पर बहुत कम किताब आपको कम मेहनत करना पड़ता है। ज़्यादातर हमें भारतेंदु युग और प्रसाद युग, फिर इसके बाद जो मोहन राकेश का युग है, वहाँ तक आवश्यकता से अधिक नाटक हमें दिखते हैं। लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे नाटक कम लिखे जा रहे हैं। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि नाटक में कम ही रचनाएँ आती हैं। जितने की आलोचना, कहानी, उपन्यास, अब तो आत्मकथाओं का दौर चल गया है जब से दलित साहित्य, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श शुरू हो गया है। साथ में जो भी एलजीबीटी विमर्श है, उसमें भी ढेर सारी रचनाएँ लिखी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अपेक्षाकृत 1960 के बाद नाटक कम लिखे गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नाटक को अभिनय, संगीत, नृत्य तथा अन्य दृश्य कलाओं से समन्वित होना पड़ता है। इस कारण यह जटिल विधा है। नाटक लिखना ही बड़ी बात नहीं है। इसका संबंध अभिनय से भी है, संगीत, नृत्य, ठीक है? जो नाट्य शास्त्र में सारी चीज़ें बताई गई हैं, उनसे जुड़ाव है, इसलिए ये विधा थोड़ी-सी जटिल हो जाती है और इसमें लिखने का प्रयास भी लोग कम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो सरलता की तरफ जाए। जैसे आप सभी को भी कई किताबें बताई जाती हैं, जो जटिल-सी लगती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई ऐसी बुक मिल जाए, जिसको आसानी से हम पढ़कर सफलता हासिल कर लें। तो यहाँ पर भी नाटक को भी यही सब देखना पड़ा, इसलिए इसमें कम नाटक लिखे गए। वर्तमान समय की गहनतर होती अनुभूतियों को प्रस्तुत करना, बड़ी नाट्य मंडलियों के अभाव के कारण यह विधा आगे विकास नहीं कर पाई। फिर भी पिछले 2 दशकों में देखा जाए तो हिंदी नाटक में नएपन तथा प्रयोगशीलता के नए नाट्य भूमि की खोज की गई है। मोहन राकेश के बाद जब भी चर्चा की जाएगी मोहन राकेश, तो आपके दिमाग में इनकी खास रचना आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सब आ जाने चाहिए। मोहन राकेश के बाद हिंदी नाटक निराशा और पराजय बोध के संसार से निकला। उनके बाद अनेक नाटककार नाट्य क्षेत्र में आए, जिन्होंने नई टेक्निक, नई रंग सृष्टि और प्रयोगधर्मिता के आधार पर नाट्य सृजन की संभावनाओं को जीवंत कर दिया। इन नाटककारों ने जीवन की असंगतियों, अंतर्विरोधों, तनावों, जटिल परिवेशगत स्थितियों को नए स्वतंत्र रूप के कौशल से नाटकों में अभिव्यक्ति दी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन भी प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है, चाहे वो असंगतियों की बात की गई हो, अंतर्विरोधों की,
तनावों की, जटिल परिवेशगत स्थितियों की। तो ये आप देखेंगे कि कहानी उपन्यास में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बस ये विधागत केवल अंतर है, बाकी प्रवृत्तियां लगभग सभी विधाओं में एक जैसी ही मिलती हैं। और इन विधाओं में 1960 के बाद कोशिश यही की गई है लेखकों द्वारा कि नई टेक्निक और नए प्रयोग धर्मिता के साथ साहित्य को लिखा जाए। तो ये समकालीन नाटक के कुछ प्रवृत्तिगत विशेषताएं रही हैं, जिनमें कि अंतर्विरोध को शामिल किया गया, तनाव तनाव किस चीज का, स्त्री पुरुष संबंध को लेकर, ठीक है, या फिर शहर में अकेलापन, ठीक है, अजनबीपन, इन सारी चीजों को केंद्र में रखकर ये लिखा गया है। आधे अधूरे नाटक को आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखें तो कुछ नाटक हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये सभी नाटक किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। आप देख रहे हैं कि भीष्म साहनी का नाटक है हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, ये खूब परीक्षाओं में दोनों पूछे जाते रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी लड़ाई, कल भात आएगा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, शुतुरमुर्ग, ठीक है, मणि मधुकर, रस गंधर्व, लक्ष्मी नारायण लाल, मिस्टर अभिमन्यु, अब्दुल्ला दीवाना, मुद्रा राक्षस, मरजीवा तेंदुआ, सुशील कुमार सिंह, सिंहासन खाली है, शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, दया प्रकाश सिन्हा, कथा एक कंस की, सुरेंद्र वर्मा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। आप देख रहे हैं कि इस नाटक का शीर्षक कितना बड़ा है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और सुरेंद्र वर्मा ने लिखा सेतुबंध, आठवां सर्ग, मृदुला गर्ग, एक और अजनबी। यहाँ पर हमने जितने भी नाटककारों की चर्चा की है और उनसे जुड़े नाटकों की चर्चा की है, ये सभी नाटक आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल किए होंगे तो वहां पर जरूर ये किसी न किसी प्रश्न के तौर पर आपको दिखाई पड़े होंगे। ठीक है, चाहे वो भीष्म साहनी का हो, चाहे सर्वश्वर दयाल सक्सेना, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, मणि मधुकर, लक्ष्मी नारायण लाल ने तो ढेर सारी रचनाएं की हैं। और इन्हीं से मिलता जुलता हुआ एक नाम और है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। तो इन दोनों में फर्क करके आप जरूर ध्यान में रखें। और सुशील कुमार सिंह, मुद्रा राक्षस, शंकर शेष, दया प्रकाश सिन्हा, सुरेंद्र वर्मा के नाटक खूब पूछे जाते हैं और यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं उनको ध्यान में रखिए। मृदुला गर्ग, एक और अजनबी। आगे और बात करते हैं कि सन 1960 के बाद उपजे मोह भंग और संबंधों की अर्थहीनता ने जीवन के पुराने गणित को गलत ठहराया। इस दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर ने शारदिया, ध्यान में रखना है जगदीश चंद्र माथुर का शारदिया, लक्ष्मी नारायण लाल ने कर्फ्यू, व्यक्तिगत, सगुन पंक्षी, सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी, गिरिराज किशोर ने नरमेघ, मणि मधुकर ने दुलारी बाई, सुशील कुमार सिंह ने चार यारों की यार, मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, गुफाएं, संतोला। यहाँ पर मुद्रा राक्षस की एक से अधिक नाटकों की चर्चा की जा रही है। तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, गुफाएं, संतोला। विष्णु प्रभाकर ने अब और नहीं, राम कुमार भ्रमर ने तमाशा, पृथ्वीनाथ शास्त्री ने क्रीडनक, शोभना भूटानी ने शायद हाम में नाटक लिखकर नई व्यंग दृष्टि दी है। तो यहाँ पर जितने भी नाटककारों की चर्चा की गई वो 1960 के बाद जो मोह भंग उपजा या फिर संबंधों की अर्थहीनता सामने आई, वो पुराने जितने भी संबंध थे उनको एक किनारे कर दिए, गलत ठहरा दिए। और परिणाम स्वरूप नाटककारों ने नाटक लिखा। जगदीश चंद्र माथुर ने, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, गिरिराज किशोर, मणि मधुकर। आप देख रहे हैं कि मणि मधुकर की यहाँ पर एक रचना है दुलारी बाई। लेकिन आप हिंदी कहानी पढ़ेंगे तो इसी से मिलती जुलती एक कहानी है जिसका नाम है दुलाई बाई। ठीक है, तो ये मिलते जुलते नाम है, ध्यान में रखना है कि दुलारी बाई मणि मधुकर का है, जबकि दुलाई वाली अ, जो कि बांग्ला लेखिका बंग महिला द्वारा है। ठीक है, तो ये मिलते जुलते नाम है, तो को रिलेट करके रखिए तो और सही रहेगा। ठीक है, बाकी जितने भी रचनाकारों, नाटककारों और नाटकों के बारे में हमने चर्चा की उसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एक तरीके से नाटक है। वैसे तो किताबों में ढेर सारे मिलेंगे, लेकिन ये एक तरीके से छानने का प्रयास किया गया है इसको
जो इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पर कवर करने की कोशिश है। आगे और बात करें तो कुछ ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं के माध्यम से भारतीयों की अस्मिता को खोज का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के माध्यम से भारतीयों की अस्मिता को खोजने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इनमें शंकर शेष के खजुराहों का शिल्पी, ध्यान में रखिए अगर आपने पिछले वर्षों के पेपर्स को सॉल्व किया होगा तो सवाल पूछा गया कि खजुराहो का शिल्पी के लेखक कौन है? शंकर शेष। दया प्रकाश सिन्हा का इतिहास चक्र, आपने पेपर हल किया होगा तो ये सुमेलित वाले प्रश्न में भी पूछे जाते रहे। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, हमने अभी चर्चा की थी लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र की, लेकिन यहाँ पर एक और नाम जुड़ गया है, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज। इनके नाटक का नाम है अश्वत्थामा। जयशंकर त्रिपाठी के नाटक का नाम है कुरुक्षेत्र का सवेरा। लक्ष्मी नारायण लाल का राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र। गिरिराज किशोर का प्रजा ही रहने दो। नरेंद्र कोहली का शंभू की हत्या। सुरेंद्र वर्मा का छोटे सैयद बड़े सैयद, आठवां सर्ग आदि उल्लेखनीय नाटक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नाटक है राम की लड़ाई, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। लेकिन एक नाटक है सिर्फ लड़ाई, आप कमेंट्स कर कर जरूर बताइए कि सिर्फ लड़ाई नाम से नाटक किसने लिखा है। अभी हमने जस्ट पीछे आप सभी को बताया है। तो ऐसे एक मिलती जुलती रचनाओं को ध्यान में रखेंगे तो फिर आगे परीक्षा में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं कि राजनीति की सिद्धांतहीनता, अवसरवादिता, सरलीकरण और बौद्धिक दिवालियेपन ने आदमी को झकझोर दिया। इसका प्रभाव नाटककारों के ऊपर भी पड़ा है। आप देख रहे हैं कि ये सब 1960 के बाद की जो स्थिति रही है वो प्रवृत्ति के तौर पर नाटकों में दिखाई पड़ती है। सभी प्रभावित रहे, चाहे वो नाटककार, चाहे कहानीकार, चाहे उपन्यासकार, सभी लोग, सभी लेखक प्रभावित रहे और अपने अपने विधाओं में उसको दिखाने का प्रयास किया है। तो नाटकों में भी दिखता है कि सिद्धांतहीनता, अवसरवादिता और बौद्धिक दिवालियेपन ने आदमी को झकझोर दिया और नाटक के केंद्र में उसको रखा गया है। राजनीतिक संस्थाओं की मक्कारी को इंगित करते हुए लक्ष्मी नारायण लाल ने रक्त कमल नाम से नाटक लिखा, चतुर्भुज राक्षस नाम से लिखा, पंचपुरुष गंगा माटी नाम से लिखा, संतोष कुमार नौटियाल ने चाय पार्टियां, कणाद ऋषि भटनागर ने जहर, जनता का सेवक, ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने शुतुरमुर्ग, सुशील कुमार सिंह ने नागपाश, शरद जोशी ने एक था गधा उर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी, शंकर शेष ने फंदी, बंधन अपने अपने, मणि मधुकर ने बुलबुल सराय, खेल पालमपुर, कुसुम कुमार ने रावण, ओम क्रांति क्रांति, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रमेश उपाध्याय ने पेपरवेट आदि नाटक लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी नाटककारों और नाटकों की चर्चा की गई है ये सभी नाटक किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। खासतौर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रक्त कमल को ध्यान में रखिए आप। इसके बाद ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग, ठीक है, शंकर शेष का फंदी, मणि मधुकर का बुलबुल सराय, खेल पालमपुर, कुसुम कुमार का दिल्ली ऊंचा सुनती है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पेपरवेट भी परीक्षाओं में खूब आया है रमेश उपाध्याय का, ठीक है। तो इन सभी नाटकों को ध्यान में रखिए। आगे चर्चा करें तो समकालीन कहानी अगली विधा है नाटक के बाद। सन 1970 तक पहुंचते पहुंचते हिंदी कहानी ने साहित्य के अन्य रूपों की तुलना में केंद्रीय स्थान बना लिया। जैसा कि हमने चर्चा किया कि समकालीन नाटक कम लिखे गए, उसके अपेक्षा समकालीन कहानी ज्यादा लिखी गई है और वहीं पर बात ये कही जा रही है कि एक तरीके से साहित्य के केंद्र में समकालीन कहानी मुख्य रूप से अपना स्थान बना ली थी। राजनीतिक सामाजिक भटकाव की स्थिति में नई पीढ़ी के सृजनात्मक एवं मानसिक स्तर को उन्नत किया। पुरानी पीढ़ी की मानसिकता के इनके मूल्य एकदम भिन्न रहे। जैसा कि नाटक में भी यही चीज बताई गई कि उसने अस्वीकार कर दिया था, पुराने जीवन के गणित को झुठला दिया था। यहाँ पर भी बात कही जा रही है कि नई पीढ़ी के सृजनात्मकता एवं मानसिक स्तर को राजनीतिक सामाजिक भटकाव की स्थिति में उन्नत किया और पुरानी पीढ़ी की मानसिकता का जो मूल्य था एकदम इससे भिन्न तरीके का था।
ठीक है, जैसे आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे तो अलग ढंग की कहानियां रही हैं। वहीं आप पढ़ेंगे, इधर आके कमलेश्वर की कहानी पढ़ेंगे, राजेंद्र यादव की कहानी पढ़ेंगे, या फिर कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी का पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अलग चीजें दिखाई पड़ेंगी। 8वें दशक के कहानीकारों ने जीवन के विविध अंतरंग और तनावपूर्ण छवियों के जो चित्र यथार्थ रूप में अंकित किए हैं, वो पुरानी पीढ़ी से एकदम अलग है, जैसा कि अभी हमने चर्चा भी किया। ये पिछली पीढ़ी की तरह तकलीफों से भागते नहीं हैं, उन्हें काबू में लाकर भोगते हैं। अब इस कहानी का स्वर अस्तित्ववादी न रहकर मानववादी हो गया है। समकालीन कहानी, जिसे नई कहानी भी कहा गया है, इसमें नगरबोध की प्रवृत्ति प्रमुखता से व्यक्त हुई। आज के नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत की कहानियों में देखी जा सकती है। आधुनिक बोझ से उत्पन्न अकेलेपन एवं रिक्तता की अनुभूति, युगीन संक्रमण एवं तनाव को भी उसमें अभिव्यक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि सन 1960 के बाद की जो कहानियां लिखी गई हैं, उनकी विषय वस्तु क्या रही है? सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति की गई कहानीकारों द्वारा। और इसमें आधुनिक बोध से उत्पन्न अकेलेपन, अजनबीपन और युगीन संक्रमण, तनाव आदि को भी अभिव्यक्त किया गया है। बस उसको अभिव्यक्त करने का जो माध्यम रहा है, जो अनुभूति की प्रामाणिकता रही है, वो कुछ ज्यादा यथार्थ रही है। क्योंकि शुरुआत में आप देखेंगे, जब कहानी लिखी जा रही थी तो सुधारवादी प्रवृत्ति से लिखी जा रही थी। इसके बाद प्रेमचंद आए तो आदर्शवादी ढंग की कहानियां लिखना शुरू किए। इसके बाद उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की तरफ बढ़ना शुरू किया, और आखिर में प्रेमचंद भी यथार्थवादी कहानियां लिखना शुरू किए, जिसमें कि कफन का नाम लिया जा सकता है। उसी तरीके से सन 1960 के बाद की जितनी भी कहानियां लिखी गई, सभी कहानियां एकदम विशुद्ध तरीके से यथार्थवादी रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि धीरे धीरे समझ में आप सभी के आ रहा होगा, और आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके पहले आप देखेंगे, 1960 के पहले देखेंगे तो बहुत कम ऐसी महिला कथाकार आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन 1960 के बाद एक ग्रुप, एक पूरा समूह ही आ गया महिला लेखिकाओं की, जिसमें कि कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। और यहाँ पर नाम भी दिया गया है, उषा प्रियमता, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, मेहरुन्निसा परवेज एवं रजनी पनिकर जैसी कहानी लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुष संबंधों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है, या फिर केंद्र में उनको रखा है। तो ध्यान में रखना है कि नई कहानी से पहले महिला कथाकार बहुत कम थी। ठीक वैसे ही जैसे आप जब कविता पढ़ेंगे तो मीराबाई के बाद सीधे महादेवी वर्मा का नाम और सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है, तो वैसे ही कहानी के क्षेत्र में देखा जाए तो नई कहानी के पहले बहुत कम कहानीकारों का नाम आता है, खासतौर से महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो। लेकिन नई कहानी के बाद तमाम महिलाएं आई, उसमें नाम बताया जा रहा है उषा प्रेमता, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, मेहरुन्निसा परवेज, रजनी पनिकर। तो ये जितने भी कहानीकार हैं, लगभग इसमें से 2-4 साल पहले सभी जीवित थी। हालांकि मनु भंडारी का निधन हो गया, कृष्णा सोबती का भी हो गया है, उषा प्रेमदा भी हैं, मेहरुन्निसा परवेज, ये लोग भी हैं अभी। ठीक है, तो इसीलिए इनको समकालीन में रखा गया है कि जो भी पीढ़ी इस समय जीवित है और पढ़ रही है, इन लोगों को जीवित होते हुए देखा भी है। ठीक है, तो इसमें से देखा जाए तो मन्नू भंडारी की कुछ कहानी संग्रह काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिसमें मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कहानी यहाँ पर है, यही सच है, काफी इम्पोर्टेंट है। बाकी मनु भंडारी की कहानियां सभी पढ़ने लायक हैं, और इनमें खासतौर से जो विषय वस्तु रहा है वो पति पत्नी, नारी पुरुष, स्त्री पुरुष संबंधों का एक तरीके से मूल्यांकन रहा है। प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का भी चित्रण इन नए कहानीकारों ने किया है, जिसमें कमलेश्वर की बयान, राजा निर्वंशिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मनु भंडारी की यही सच है, और मोहन राकेश की अपरिचित कहानियां मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। अगर देखा जाए प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों को चित्रित करने वाली कहानियों में, तो इनके अलावा मोहन राकेश की मिसपाल, कमलेश्वर की तलाश,
उषा प्रियंवदा की छुट्टी का दिन, अमरकांत की जिंदगी और जोक कहानियां टूटी हुई नारी या टूटे हुए पुरुष की कहानियां व्यक्त करती हैं। तो जितने भी कहानियों को आपने यहाँ पर देखा, सभी कहानियां किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछी गई हैं। इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। एक तरफ कहानी और कहानीकार का कॉलम बनाकर इनको नोट भी करते जाइए। बाकी आप स्टोरी के रूप में इस लेक्चर को सुन रहे होंगे। आगे बात करें तो नए कहानीकारों में कुछ चर्चित नाम है, जिसमें कि महीप सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार भ्रमर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया, निरुपमा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ खास कहानीकारों का जिक्र आपने, जिसमें कि ममता कालिया से बहुत सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कृष्णा सोबती नाम की एक महिला लेखिका रही हैं। वहीं दूसरी एक उन्हीं से मिलती जुलती निरुपमा सोबती भी हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिए। हालांकि ये सूची और भी बढ़ सकती है, इसमें और कहानीकारों को शामिल किया जा सकता है, जो कि एक नई कहानी हिंदी कथा साहित्य के विकास में इन लोगों की अहम भूमिका रही है। नई कहानी में मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन है। नई कहानी किसी एक क्षण या एक स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है। मानव की दृष्टि बदलने के साथ ही नई कहानी का शिल्प भी बदला है। जहां पर आप देखेंगे कि नई कहानी की विषय वस्तु बदली है, उसमें यथार्थ और अनुभूति की प्रामाणिकता पर जोर दिया गया है। वहीं आप देखेंगे कि शिल्प में भी बदलाव हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रयोगवाद में शिल्प पर ज्यादा जोर दिया गया था, वैसे ही नई कहानी में भी आकर थोड़ा सा शिल्प में बदलाव हुआ है। ठीक है। समकालीन हिंदी साहित्य में कहानी आंदोलन भी हुए, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था, जिसमें कि नई कहानी, अकहानी, सहज कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी आदि के बारे में हमने बात कर लिया है। उस वीडियो लेक्चर को जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर हम बात करें कहानी आंदोलनों के बाद जो भी कहानीकार सामने उभर कर आए हैं, उसमें मृदुला गर्ग, जिनकी कहानी का नाम है दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल जल रहे हैं। डेफोडिल जल रहे हैं न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा, ये ध्यान में रखिए, मृदुला गर्ग का है। इनके अलावा मंजुल भगत, सफेद कौवा, मृत्यु की ओर। सफेद कौवा भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। मणिका मोहिनी, हम बुरे नहीं थे, मार्कंडे, हंसा जाए अकेला, राजी सेठ, तीसरी हथेली। तीसरी हथेली भी परीक्षाओं में पूछा गया खूब, इसको ध्यान में रखिए। ज्ञान रंजन, संबंध शेष होते हुए, ओम गोस्वामी, दर्द की मछली, महेंद्र भल्ला की रचना एक पति के नोट्स को परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। 3-4 दिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिरिराज किशोर, पेपरवेट, वल्दरोजी। पेपरवेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके पहले आपने देखा कि पेपरवेट नाम से एक नाटक भी लिखा गया था। आप कमेंट्स कर जरूर बताइए। इसी लेक्चर में हमने बताया है कि पेपरवेट नाम से एक नाटक लिखा है, और उम्मीद है कि उस नाटककार का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा। एक बार यूपी जीडीसी के एग्जाम में, जिसमें कि मैं भी प्रतियोगी छात्र के तौर पर था, उसमें सवाल पूछा गया था कि पेपरवेट किन दो विधाओं में लिखी गई है या फिर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहानियों की चर्चा कर रहे हैं, तो एक विधा तो कहानी हो गई, दूसरी विधा के बारे में हमने बता दिया कि नाटक है। अब आपको कमेंट्स कर बताना है कि वो किसका नाटक है पेपरवेट। कहानी तो आप जान गए कि गिरिराज किशोर का है। आगे बात करें तो उदय प्रकाश, जिन्होंने की तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, पाल गोमरा का स्कूटर, और मैं पाल गोमरा का स्कूटर, और मैं प्रार्थना, दरियाई घोड़ा इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण। उदय प्रकाश की कहानियों को जरूर आप परीक्षा के पहले एक नजर देख कर जाइए। इनसे सवाल, एक का सवाल जरूर रहते हैं। इसके अलावा, इनके अलावा धीरेन्द्र अस्थाना, उस रात की गंध, नींद के बाहर। इन कहानीकारों के अतिरिक्त देखें तो ममता कालिया, बोलने वाली औरत, ये भी खूब सवाल पूछा गया कि बोलने वाली औरत कहानी के लेखिका कौन है, ममता कालिया। नमिता सिंह ने लिखा राजा का चौक, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, नील गाय की आंखें। पटरोही ने लिखा हिडिंबा के गांव में। अखिलेश की मुक्ति, अब्दुल बिस्मिल्लाह, रैन बसेरा, ये भी परीक्षाओं में खूब आता है। सरस्वती दयाल सक्सेना, क्षितिज के पार, बदला हुआ कोण, पराजय का क्षण, सुरेंद्र वर्मा, प्यार की बातें तथा अन्य कहानियां। इसमें आप देख रहे हैं कुछ ऐसे लेखकों का नाम है जिन्होंने की नाटक भी लिखे हैं और कहानियां भी लिखी हैं, जिसमें कि सरस्वती दयाल सक्सेना और सुरेंद्र वर्मा
आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर दिख रहे होंगे। आगे और चर्चा करें तो शिव प्रसाद सिंह की कहानी अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, रामदर्श मिश्र का तीन दिन के साथ, दिनेश नंदिनी डालमिया ने लिखा तितिक्षा, राजेंद्र उपाध्याय ने एस्ट्रे, महेंद्र वशिष्ठ उसकी कहानी, मालती जोशी ने लिखा रहीमन धागा प्रेम का। ठीक है, तो यहाँ पर मालती जोशी की जो रचना है रहीमन धागा प्रेम का, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक दो बार परीक्षाओं में आ चुकी है। तो समय परिवर्तनशील है, भविष्य के गर्भ में अभी और कई रहस्य छिपे हैं जो समय समय पर मुखरित होते रहेंगे, यानी कि कहानियों के विषय बनते रहेंगे। तो अभी तक हमने समकालीन नाटक और कहानी पर विचार कर लिया है। आगे हम दूसरी विधा पर बात करें तो समकालीन उपन्यास है। समकालीन दौर का अधिकांश लेखन व्यक्ति केंद्रित रहा है और रचनाकार व्यक्ति के माध्यम से समय और समाज के हालात सामने आया हुआ है। इस प्रवृत्ति का सर्वाधिक मुखर अभिव्यक्ति गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आपका बंडी जैसे उपन्यासों में हुआ है। जिन उपन्यासों का नाम लिया गया, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आपका बंटी, जैसे ही मैं नाम लिया हूं आपके दिमाग में इनके लेखक आ चुके होंगे, आगे इनका जिक्र किया जाएगा। नए उपन्यासकारों में बौद्धिकता है, हर विषय को बौद्धिकता की कसौटी पर कसने और निश्चित राय देने की सामर्थ्य दिखाई देती है। आज के उपन्यासों में दैहिक भौतिक संबंधों का भी बहुत बारीकी से परीक्षण किया गया है। पति पत्नी के बीच तनाव आ जाने और आपसी संबंधों के टूट जाने की विषय वस्तु भी कई उपन्यासों के केंद्र में रही है। तो अभी तक नाटक, कहानी और उपन्यास विधाओं में हमने देखा कि लगभग सभी की विषय वस्तु एक दूसरे से मिलती जुलती रह रही। नाटकों में भी हमने देखा पति पत्नी के रिश्ते को लेकर, कहानियों में भी देखा और उपन्यासों में भी आप देख रहे हैं। खासतौर से यहाँ पर जो आपका बंटी नाम का उपन्यास दिया गया है वो इसका प्रमुख उदाहरण माना जा सकता है। आगे देखें इस कालखंड में, यानी कि 1960 के बाद के जो भी लेखन रहा है उसमें हिंदी उपन्यासों में नौकरी पेशा मध्य वर्ग के लोगों की शहरी जिंदगी में आ जाने से जागरूक उपन्यासकारों ने आंचलिक उपन्यास भी लिखे। महानगरी जीवन की यंत्रणा और खोखलेपन को उभारने वाले उपन्यास भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। कुल मिलाकर जीवन के फैलाव, सामाजिक आर्थिक विषमता, राजनीतिक जीवन की अराजकता, विद्रूपता, मूल्यहीनता, भ्रष्टाचार को लेकर भारी मात्रा में उपन्यास लिखे गए हैं। समकालीन कुछ प्रमुख उपन्यासकारों में उपन्यासों पर चर्चा करें तो इसमें मृदुला गर्ग का है चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, ये सभी उपन्यास जो मृदुला गर्ग के हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो वहां पर महसूस किया होगा, जैसे ही मैंने नाम लिया चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मृदुला गर्ग के अलावा निर्मल वर्मा का नाम आता है, उनके उपन्यास हैं वे दिन, लालटेन की छत, श्रीकांत वर्मा, दूसरी बार, राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई, यशपाल, क्यों फंसे, गोविंद मिश्र व अपना चेहरा, मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु सुहा, कसप, कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, भीष्म साहनी, कड़िया, गिरिराज किशोर, चिड़ियाघर, लक्ष्मीकांत वर्मा, टेरा कोटा, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, राही मासूम रजा, आधा गांव, टोपी शुक्ला और हिम्मत जौनपुरी, श्याम व्यास, एक प्यासा तालाब, ओम प्रकाश दीपक ने लिखा कुछ जिंदगियां बेमतलब। तो जितने भी यहाँ पर आपने उपन्यासों और उपन्यासकारों को देखा है सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी जितना आप याद कर सकते हैं उनको याद कीजिए, लेकिन इनको मुख्य तौर पर ध्यान में जरूर रखिए। इसके अलावा देखें तो कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, यारों की यार, मित्रों मरजानी, प्यार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की, ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया। रमेश शाह, गोबर गणेश, जिसकी चर्चा शुरू में की गई थी, यशपाल, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, मणि मधुकर, सफेद मेमने। सफेद मेमने खुद खूब परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। नरेंद्र कोहली, दीक्षा, प्रभाकर माचवे, परंतु, क्षमा, सांचा, देवराज, पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, रोड़े का पत्थर, बाहर भीतर। कमलेश्वर ने लिखा सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत,
समुद्र में खोया हुआ आदमी। तो कमलेश्वर जो कि नई कहानी में और समांतर कहानी में दोनों में शामिल लेखक रहे हैं, इनकी कुछ खास रचनाओं में आप देखेंगे तो खोया शब्द काफी आपको मिलेगा। ठीक है, खोई हुई दिशाएं, खोया हुआ आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, इस टाइप से इनकी रचना है। तो जब भी खोया शब्द पूछा जाए और ऑप्शन में कमलेश्वर है तो जरूर एक बार आप इन पर विचार कीजिए। बाकी जितने भी यहाँ पर आपको रचनाकार और रचनाओं के बारे में बताया गया, सबको अपने दिमाग में रखिए। इसके अलावा देखें तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखा पथहीन, दिया जला दिया बुझा, गुनाहों की देवी। इसके पहले एक आपने पढ़ा होगा गुनाहों का देवता, लेकिन यहाँ पर एक नई रचना दिख रही है आपको, गुनाहों की देवी। तो गुनाहों का देवता तो आपने ध्यान में रखा होगा, लेकिन गुनाहों की देवी जरूर ध्यान में रखिए। कई बार चकमा देने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कि यादवेंद्र शर्मा इसके लेखक है। मैं रानी सुप्यार दे, मरु केसरी, शैलेश मटियानी की रचना बोरीवली से बोरी बंदर, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। बदी उजमा, एक चूहे की मौत, ये भी इंपॉर्टेंट है। काशीनाथ सिंह, अपना मोर्चा। रमेश बख्शी, बैसाखियों वाली इमारत। राजकृष्ण मिश्र, काउंसलिंग हाउस, दारुल शफा, मंत्रिमंडल, कुतुब मनुष्य। महीप सिंह ने लिखा अभिशेष है। ज्ञान प्रकाश विवेक, गली नंबर 13। ममता कालिया, बेघर दौड़। बेघर जो उपन्यास यहाँ पर है, खूब परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। शीतांशु भारद्वाज ने लिखा फिर वही बेखुदी। डॉक्टर आनंद, एक और अनेक। तरसेम गुजराल ने लिखा जलता हुआ गुलाब। इन सभी रचनाओं को अपने दिमाग में आप रखिए। आगे बात करते हैं समकालीन निबंध के ऊपर। नाटक, कहानी, उपन्यास के बाद निबंध समकालीन साहित्य में एक ऐसी विधा रही जो लगातार लिखी जाती रही है। आज निबंध परंपरा अधिक एकाग्र और प्रधान विधा के रूप में प्रगतिशील है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध परंपरा का विकास यहाँ अवरुद्ध न होकर नई चिंतन पद्धतियों को अभिव्यक्ति दी है, जिसमें कि अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह, शरद जोशी, जानकी वल्लभ शास्त्री, रमेश शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नेमीचंद्र जैन, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर देवराज, नामवर सिंह, विवेकी राय आदि ने हिंदी निबंध परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट प्रयोग किए हैं जो हिंदी निबंध को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें से आप देखेंगे कि कुछ नाम हैं जो कि आलोचना में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाए, जैसे कि शुक्ल का नाम दिया हुआ है, द्विवेदी जी का है, के अलावा आप देख रहे हैं नामवर सिंह का। ठीक है, लेकिन इसमें और कुछ जितने भी नाम दिए गए हैं सब विशुद्ध तरीके से निबंधकार के रूप में। कई बार जो निबंध होता है वो आलोचना का रूप ले लेता है। ठीक है, इसमें भी बहुत बारीक अंतर है। तो निबंधों की जब चर्चा की जाएगी तो इन सारे निबंधकारों की बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अज्ञेय के अगर निबंधों के बारे में बात करें तो अज्ञेय के निबंधों ने पाठकों का ध्यान सर्वाधिक आकर्षित किया। अगर 1960 के बाद की बात करें तो उनके समीक्षात्मक निबंध बेजोड़ हैं, और संयोग से अज्ञेय के समीक्षात्मक निबंधों पर मुझे भी पीएचडी करने का अवसर मिला और इसको मैंने कंप्लीट भी किया है। बाद में कभी अज्ञेय पर विस्तृत कोई लेक्चर्स आएगा तो इसमें हम जिक्र करेंगे। तो जितने भी इनके समीक्षात्मक निबंध काफी बेजोड़ हैं, वो निबंध के से कम बल्कि आलोचना ज्यादा प्रतीत होते हैं। इनके निबंध संग्रह में अगर नाम लिया जाए तो आत्मपरक, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, स्मृति लेखा, कहाँ द्वारिका है, कहाँ है द्वारिका। खासतौर से जो स्मृति लेखा है ये पूछ लिया जाता है कि किस विधा में है या फिर किसकी रचना है। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मृति शब्द है तो कहीं ये संस्मरण तो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये निबंध विधा में है। तो इसको आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। आत्मपरक, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, कहाँ है द्वारिका, इन निबंधों को ध्यान में रखिए कि ये अज्ञेय का है। आगे बात करें तो विद्यानिवास मिश्र का नाम आता है, और जैसे इन निबंधों की चर्चा की जाती है, विद्यानिवास मिश्र के बहुत सारे निबंध हैं जिनको कि हमें याद करना जरूरी होता है, और इनसे भी एक दो सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते ही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट में इन लोगों से सवाल आता ही आता है। विद्यानिवास मिश्र
जो कि ललित निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में ललित निबंध लिखे हैं। हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज, भूमिका, परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, कटीले तारों के आर पार, संचारिणी, कौन तू फुलवा बीननहारी, अस्मिता के लिए, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की छा, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, साहित्य की चेतना, महाभारत का काव्यार्थ, लाघव रंग हरि तथा अग्निरथ इनके प्रमुख निबंध हैं। हालांकि विद्यानिवास मिश्र की निबंधों की चर्चा हमने अलग से भी इस चैनल पर की हुई है। अगर आपने सन 2000 ईस्वी के बाद वाला श्रृंखला देखा होगा तो उसमें विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की भी चर्चा है। बाकी समय समय पर प्रैक्टिस सेट इत्यादि में भी हमने विद्यानिवास मिश्र पर बात की है। आगे बात करें तो समीक्षात्मक निबंधों में अपनी प्रखर बौद्धिकता के लिए सबसे प्रबल निबंधकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। जब भी यहाँ पर मुक्तिबोध की बात आ रही है और समीक्षात्मक निबंधों की चर्चा आ रही है, इससे पहले अज्ञेय की भी चर्चा आई थी कुछ इसी तरीके से। ठीक है, तो अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों ने समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं, यानी कि उनके ऐसे निबंध हैं जिसमें कि उनकी आलोचना दृष्टि भी दिखाई पड़ती है। मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं तथा एक साहित्य की डायरी नामक निबंध संग्रहों से नई समीक्षा को गति प्रदान की। और आपने महसूस किया होगा कि ये जितनी भी रचनाओं का नाम लिया गया यहाँ पर मुक्तिबोध से संबंधित सभी रचनाएं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करें नए निबंधकारों में विजय देवनारायण शाही की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। उनके निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस सभी का ध्यान आकृष्ट किया है, और ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किसका निबंध है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि विजय देवनारायण शाही। खासतौर से ज्यादातर शाही नाम से ही इनको जाना जाता है, तो जब भी शाही कहा जाए तो विजय देवनारायण आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। शाही के अलावा निर्मल वर्मा ने भी हिंदी निबंध को नया रूप दिया। इन निबंधों में उनकी सृजनात्मक बौद्धिक यात्राओं का एक रोमांचक संसार है। इनके निबंध संग्रह हैं शब्द और स्मृति, जरूर ध्यान में रखिए, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम। ठीक है, ये सभी निबंध परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कई बार सुमेलित वाले हिस्से में भी ये सवाल के रूप में आ जाते हैं। निर्मल वर्मा के बाद नेमी चंद्र जैन ने निर्मल वर्मा से हटकर निबंध लिखा है। उन्होंने उनके अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक के आदि नाम से समीक्षात्मक निबंध लिखा है, जो कि अलग दृष्टिकोण से। नेमीचंद्र जैन ने नाटक के एरिया में काफी काम किया था। इन्होंने नटरंग नाम से एक पत्रिका भी निकाला था, और यहाँ पर देख रहे हैं कि रंग दर्शन नाम से इन्होंने निबंध भी लिखा है, तो थोड़ा सा इनका निबंध अलग ढंग का है। युवा निबंधकारों में चर्चा करें तो प्रभाकर श्रोत्री, चंद्रकांत वांदिवेडेकर, नंदकिशोर आचार्य, बनवारी कृष्णदत्त पालीवाल, प्रदीप मांडव, कर्ण सिंह चौहान, चंचल चौहान, ज्ञान रंजन, केदारनाथ अग्रवाल, लक्ष्मीचंद, विवेकी राय जैसे बहुत से निबंधकार इस दौर में उभरे हैं। एक चीज पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर चर्चा की जा रही है 1960 के बाद की, और हम जी रहे हैं सन 2022 में, तो लगभग खुद 60-62 साल की एज की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर रचनाकारों का नाम बताया जा रहा है, चाहे वो नाटक के अंतर्गत हो, कहानी उपन्यास के अंतर्गत या फिर निबंध के अंतर्गत, खुद ये नाटककार जो हैं, जो लेखक हैं, करीब 65-70 साल के एज से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि इसमें से कुछ जीवित है, कुछ अब इस दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन अगर समकालीन की बात की जाएगी सन 1960 के बाद की, तो ये सब लेखन के दौर में थे, उस समय लिख रहे थे, इसीलिए इनके नामों की चर्चा बार बार यहाँ पर की जा रही है। ठीक, तो युवा निबंधकार के तौर पर उस जमाने में थे ये लोग। राजनीतिक सांस्कृतिक विषयों पर भी इनके चिंतन जारी रहे, निबंध इन्होंने लिखा। रामविलास शर्मा की निबंध शैली हिंदी गद्य में स्वच्छता, प्रखरता और वैचारिकता को लिए हुए है। विराम चिन्ह भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है।
विराम चिन्ह, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन काफी इंपॉर्टेंट, मानव सभ्यता का विकास, भाषा, युग, बोध और कविता, कथा, विवेचना और गतिशील, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज जैसे निबंध संग्रह रामविलास शर्मा के इंपॉर्टेंट। हिंदी व्यंग्य साहित्य भी प्रगति कर रहा था उस समय, जिसमें कि हरिशंकर परसाई का नाम आप ले सकते हैं। इसके अलावा शेखर जोशी का नाम भी आता है। ठीक है। कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, शरद जोशी, रविंद्र कालिया आदि ने हिंदी निबंध में एक व्यंग्य शैली विकसित की। तो उस समय निबंध में को रुचिकर बनाने के लिए और तत्कालीन समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए व्यंग्य का भी सहारा लिया गया। हालांकि व्यंग्य की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र माने भारतेंदु युग से ही आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश की थी कि समकालीन साहित्य के अंतर्गत खासतौर से नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध विधा में जो भी रचना कर्म हुए हैं उनसे आपका परिचय कराया जाए, उनकी प्रवृत्तियों से परिचय कराया जाए, ताकि परीक्षा में किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए तो आपका वहाँ पर आंसर गलत ना हो। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। इसी तरीके से आगे भी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पर लेक्चर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।